नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। इसमें 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य के मोर्चे पर राज्यों का प्रदर्शन और उनकी रैंकिंग है। ताजा रैंकिंग में केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो बिहार ने सबसे खराब, फिर झारखंड का नंबर आता है। हालांकि बिहार और झारखंड ने पिछली रैंकिंग के मुकाबले अपने प्रदर्शन में सुधार किया है और अंकों के लिहाज से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 अगर हम स्थानों की बात करें तो पहला स्थान केरल को मिला है, जिसे 75 अंक हासिल हुए हैं। 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। और अगर हम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो 52 अंकों के साथ बिहार आखिरी पायदान पर है, जबकि 56 अंकों के साथ झारखंड और 57 अंकों के साथ असम उसके ऊपर है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय का नाम भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ नीचे से चौथे नंबर पर है। वहीं नीचे से 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा है। अच्छी बात इस बार जो है वो ये है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार किसी भी राज्य को 50 से कम अंक नहीं मिले हैं। 50 से कम अंक लाने वाले राज्यों को आकांक्षी यानी एस्पिरेंट्स राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। और पिछली बार अगर हम देखें तो 2019-20 के इंडेक्स में बिहार, उत्तर प्रदेश और असम इसी श्रेणी में थे। इस बार अपने प्रदर्शन को सुधारते हुए 50 से ऊपर अंक लाकर ये राज्य जो है वो परफॉर्मर राज्यों की कैटेगरी में पहुंच गए हैं। अगर हम इस इंडेक्स को गहराई से देखें तो हम समझेंगे कि देश का जो खासकर पूर्वी भाग है वो बाकी भागों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। और हम जानेंगे कि क्यों बाकी भाग या जो एक तरह से हम कहें बाकी राज्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से पूर्वी भाग पीछे है। क्या कारण है जो बाधाएं बनी हुई है और किन उपायों को अपनाकर सामने आ रही समस्याओं और चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, ताकि ये राज्य भी एक तरह से चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे अग्रसर हो। और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है संयुक्ता समद्दर, एडवाइजर एसडीजी नीति आयोग। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर अशोक बिशनदास, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संयुक्ता, मैं पहले चाहूंगी आप थोड़ा सा हमें बेसिक समझाएं। जो सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, ये तीसरा संस्करण है जो जारी हुआ है। इस इंडेक्स के बारे में थोड़ा बताएं, किन पहलुओं को ध्यान में रखकर ये पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये राज्यों का रिपोर्ट कार्ड है। जी प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक राज्यों का रिपोर्ट कार्ड की तरह हम लोग ने इसकी संरचना इन द ईयर 2018 में की थी। मैं सबको इसमें ये बताना चाहूंगी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ये एक पूरे डेवलपमेंट पैराडाइम को हर डायमेंशन से आकलन करता है। यानी कि चाहे वो सोशल या ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, जिसमें पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी फीचर्स आती हैं। साथ साथ जो हमारे इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डायमेंशंस हो गए, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी पहलू आती हैं। एंड ऑल्सो लेटली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट एसडीजीज में जो एनवायरमेंटल डायमेंशंस है, जो रिसोर्स एफिशिएंसी के डायमेंशंस हैं, जो क्लाइमेट एक्शन के डायमेंशंस हैं, ये भी इसी में इनकॉर्पोरेटेड है, साथ साथ गवर्नेंस एंड पीस जस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। तो आप देखेंगे जो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें ये एक यूएन का रेजोल्यूशन है टू अचीव दीज गोल्स बाय द ईयर 2030। इसमें इंडिया ने 193 कंट्रीज के साथ 2015 में इसमें कमिटमेंट अपना जाहिर किया था। इसमें नीति आयोग इस पूरे कंट्री में इसकी नोडल एजेंसी है फॉर इंश्योरिंग दैट द कंट्री एंड हमारे सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी इन्हीं एसडीजीज को पाने के लिए पूर्ण रूप से एकदम केपेबल हो, साथ में उनके इंस्टीट्यूशंस भी हो, उनके रिसोर्सेज भी एलोकेटेड हो, और साथ साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरह से हो। इसी को देखते हुए एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स को हमने बनाया है, जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है टू एंश्योर कि हमारे सारे नॉट ओनली द कंट्रीज प्रोग्रेसिंग, बट साथ साथ हमारे सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी इन सभी 17 गोल्स में उचित प्रगति कर रहे हैं, ताकि ये जो ग्लोबल टारगेट्स है ये हम सही टाइम से अचीव कर सकें। इसी को देखते हुए 2018 में जब इसकी संरचना की गई थी, तब ये मात्र 13 गोल्स को कवर करता था और 62 इंडिकेटर्स अक्रॉस दीज 13 गोल्स कवर करता था। बट बड़ी अच्छी बात है कि हमने इसको रिफाइन किया, इसको एक्सपैंड किया। अब ये जो नई थर्ड एडिशन निकला है, दैट कवर्स ऑल द 17 गोल्स एंड इट कवर्स 115 इंडिकेटर्स।
तो इसमें हम पूरे साल भर में सभी स्टेट्स एंड टेरिटरीज के साथ इसमें हम एंगेज करते हैं, इंटेंसिव रूप से इसमें एंगेज करते हैं, इनसे विचार विमर्श करते हैं, और डेटा के ह्यूज स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी ऑल्सो, एक डेटा कंपाइलेशन भी होता है साथ साथ। इसी के बेसिस पे हम 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपने बताया, द अचीवर्स, द फ्रंट रनर्स, द परफॉर्मर्स एंड द एस्पिरेंट्स। तो ये मोटा मोटी रूप से ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स है। इसके साथ एक डैशबोर्ड भी है और ये सभी के लिए अवेलेबल है इन द पब्लिक डोमेन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके माध्यम से अधिक लोग हमारे पूरे देश में इस डैशबोर्ड को भी देखें और इस रिपोर्ट को भी देखें, ताकि वो जान कि एसडीजीज में हमारे सारे स्टेट्स में कहाँ क्या प्रगति हो रही है, कौन से सेक्टर्स हमारे अच्छे हैं, कौन से सेक्टर्स नहीं है। तो ये भी मैं बताना चाहूंगी बेसिकली कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है डॉक्टर विशन दास सर, हमें अभी इस इंडेक्स को लेकर संयुक्ता जी ने काफी कुछ बताया है। मैं आपके ऑब्जर्वेशन समझना चाहूंगी, इस बार के इंडेक्स में आपके क्या बड़े ऑब्जर्वेशन रहे? देखिए, ये जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, ये एक तरह के एरियल व्यू देता है। हम चप्पे चप्पे भारत के देश में जाके वो उसको, एक तरीका है कि उसको माइन्यूटली आप सर्वे करके अपने विकास का क्या हो रहा है वो देखिए। एक है ये एरियल व्यू दे दिया उसने कि आपके देश में क्या हो रहा है, और वो उन्होंने देश को प्रदेशों में बांट के दिखाया, भाई ये प्रदेश क्या कर रहा है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा है, हमें खुशी है कि केरल नंबर 1 पे है। लेकिन आश्चर्य इसमें नहीं हुआ। आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि अगर आप इतिहास के पन्नों में पलट के देखेंगे तो केरल ने क्या किया, 200, 300, 400 साल पहले अपना जो भी इन्वेस्टमेंट था, उस समय के जो भी शासक थे, चाहे प्रिंसली स्टेट थे, जो भी थे, तो उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में, जेंडर इक्वलिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया, हेल्थ में लगा दिया। लेकिन यहाँ के जो शासक थे हमारे नॉर्थ में या वेस्ट में, उनके भव्य महल होते थे, भव्य फोर्ट। अभी भी अगर आप वहां राजस्थान के फोर्ट्स में जाएंगे, इतने भव्य फोर्ट होंगे, वो आपको केरल में वैसे नहीं मिलेंगे। केरल में इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो उनकी प्राथमिकता नहीं थी, और उसका असर अभी भी दिख रहा है। अब बिहार क्यों सबसे पीछे है? इसको बीमारू स्टेट भी कुछ लोग कहते हैं, हालांकि आई डोंट लाइक दैट वर्ड, मुझे वो शब्द, तो उसके लिए एक इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। उनकी प्राथमिकता अलग रही है और वो अभी भी हमें हॉन्ट कर रही है। और वो हॉन्ट इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक आम आदमी है जो उसको असर हो रहा है। क्योंकि अगर विकास नहीं हो रहा है तो सभी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दैट इज नंबर 1। अब ये जो 4 भागों में इन्होंने लक्ष्यों को किया है, एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। अब एक तरह से खुशी ये है कि ये 4 वाले न टॉप पे कोई है न बॉटम में है। तो सब सारे स्टेट और यूटी, क्योंकि सबका 50 से ऊपर है और 100 किसी का भी नहीं है, तो इसमें कोई अचीवर नहीं है और कोई एस्पायरेंट नहीं है। सारे या तो परफॉर्मर है या फ्रंट रनर है। तो एक तरह से हम इक्वलिटी बढ़ गई, इनइक्वलिटी कम हो गई। अगर 4 होते तो उसमें इनइक्वलिटी ज्यादा होती। तो एक तरह से हमारा कन्वर्जेंस हो रहा है स्टेट्स का इन ब्रॉडर सेंस। तो ये एक अर्थशास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्री के हैसियत से, तो एक ये मैसेज आ रहा है कि उनमें कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि उनमें जो दूरियां हैं वो कम हो रही है। ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि उनमें जो अंतर है थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी है। लेकिन पिछली रिपोर्ट या उससे पहले वाले देखेंगे वो है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें क्योंकि इन्होंने जो एरियल व्यू लिया, संयोजकता को मैं बहुत और नीति आयोग को बधाई देना चाहूंगा। ये बहुत कठिन काम है ये रिपोर्ट बनाना, उसमें बहुत सारे डेटा की जरूरत है। अच्छा, अब वो डेटा मिलते नहीं है, उसको कैसे करें? अब लेकिन जो यूएन के फ्रेमवर्क है उसमें 17 लक्ष्य हैं। हाँ, और 169 गोल्स आर 17, लेकिन 169 ओरिजिनल टारगेट्स हैं, लेकिन हम उसमें 70 करते हैं। तो वो कहीं न कहीं हमारे पास भी यहाँ कुछ ऐसे हैं लक्ष्य जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, हमारी डेटा की परेशानी है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है। और दूसरा, उनके जो संकेत हैं, इंडिकेटर्स हैं, यूनिक इंडिकेटर्स हैं जो यूएन सिस्टम में, वो हैं
उसके खिलाफ हम 115 पे करते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि हम 115 कर रहे हैं, बट हमारे अभी भी इसको बहुत ज्यादा है और एक्सपेंड करने का, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होंगी कि हमारे डेटा नहीं मिल पा रहे हैं या कुछ इस तरह से। तो ये जो चीजें हैं उसको हमें ध्यान रखेगा, लेकिन ये इनसे हमें बहुत सारे संदेश मिलते हैं, कहाँ पॉवर्टी है। अच्छा, इसमें जो लक्ष्य नंबर 2 है वो बहुत, आई मीन वैसे तो सारे 17 के 17 बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन लक्ष्य 2 है ना, वो सबसे मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए, उसमें कहता नो हंगर, बस कोई भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि जो लाइव्स एंड लाइवलीहुड है वो बहुत, अगर आप भूखे रहेंगे तो कोई भी चीज का कोई महत्व नहीं, आदमी मर जाएगा। बिल्कुल। सो लक्ष्य 2 है, उस पर भी हमारी काफी प्रोग्रेस हुई है और हम लोग कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति की है, तो उसमें हमें काफी संकेत मिले हैं कि हम काफी आगे जा रहे हैं। तो ये भी हमारे देश का गौरव बढ़ाता है। बिल्कुल। तो मोटे तौर पर आप दोनों ने, डॉक्टर विशेंदर और संयुक्ता, आपने मोटे तौर पर इंडेक्स को लेकर क्या खास बातें हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपने हमें समझा दिया। संयुक्ता, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके आगे बढ़ना चाहूंगी। और बहुत दिलचस्प तरीके से डॉक्टर विशेंदर ने इसको हिस्ट्री से जोड़ा, और हिस्ट्री से जोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से अब इक्वालिटी एक तरह से बढ़ी है, और जो टॉप बिल्कुल एक तरह से कहीं ना कहीं नीचे के लिस्ट की बात करें और बिल्कुल टॉप स्कोरर की बात करें, तो वो जो दायरा है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है अगर हम पिछले परफॉर्मेंस से तुलना करें तो। संयुक्ता, मैं चाहूंगी कि क्योंकि हम पूर्वी भाग की आज ज्यादा बात करना चाहते हैं, तो अगर मैं एक भारत के पूर्वी भाग को टोटालिटी में देखूं तो इनमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या रहा है? क्योंकि जब हम नीचे से 5 पायदान देखते हैं तो ज्यादातर पूर्वी भाग के राज्य हैं जो निचले पायदान पर हैं। तो इसे लेकर क्या आपके ऑब्जर्वेशन है, इनका प्रदर्शन कैसा रहा? इसके पहले मैं थोड़ा सा इसमें जो मैक्रो स्कोर, जो मैक्रो पिक्चर निकल के आ रहा है, आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक ऑन दैट। ठीक है। So that we don't lose scope of, we don't lose sight of what the results have been. तो अगर हम इंडिया का परफॉर्मेंस देखें अक्रॉस ऑल द गोल्स, डेफिनेटली एक इंक्रीज हुआ, एक वृद्धि हुई है फ्रॉम लास्ट ईयर, फ्रॉम द स्कोर ऑफ 60 to 66। आज ले इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसने हमारे इस ग्रोथ को ड्राइव किया है, स्टीयर किया है? इसमें मैं बताना चाहूंगी कि इसमें गोल 6 विच इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल 7 विच इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और साथ साथ गोल 11 and 12 सस्टेनेबल सिटीज, अर्बन ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इन 4 गोल्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। अगर हम पूरे कंट्री में देखें तो इसमें जो इट इज ड्रिवन बाय लार्जली जो हमारे बड़े फ्लैगशिप स्कीम्स है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, देन इसके साथ साथ एनर्जी में हमारा सौभाग्य है, हमारा उज्ज्वला स्कीम है, अगेन अर्बन में जो हमारा अमृत अभियान है, स्मार्ट सिटी मिशन है। इसके कारण ऑल ओवर द कंट्री, चाहे वो पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, सब में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आया है। बट जो चिंता की बात हमारी गोल 2 विच इज जीरो, विच इज न्यूट्रिशन जीरो हंगर, एंड गोल 5 जेंडर, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसमें खास एम्फेसिस देना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन पे, जीरो हंगर पे और जेंडर पे पूरे देश में अभी भी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। ये अभी भी वो रेड जोन में आता है, एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है। ऑल्सो इसमें लास्ट ईयर से स्कोर्स हैव इम्प्रूव, बट फिर भी अभी 47 और 48 है, विच इज लेस देन 50। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें लार्जली जो अनीमिया है, लेवल्स ऑफ अनीमिया, लेवल्स ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग बच्चों में, महिलाओं में, ये एक बहुत बड़ा एक घातक प्रॉब्लम है। और साथ साथ जेंडर में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है in the economy, in the politics and in decision making, ये मोटा मोटी ये सारी चीजें हैं जिसमें बहुत अधिक काम की आवश्यकता है। आपने जो सवाल किया इसमें कि जो पूर्व क्षेत्र हैं, जो पूर्व के हमारे स्टेट्स हैं, उनमें क्या इश्यूज रहे हैं बिकॉज ऑफ विच दे आर, ये बॉटम 5 में आती हैं। बॉटम 5 में आना, देखिए ये एक रैंकिंग प्रक्रिया है, रैंकिंग प्रक्रिया में कोई ना कोई स्टेट ऊपर और कोई ना कोई स्टेट तो नीचे रहेगा ही रहेगा। बट हमारी कोशिश ये रहती है नीति आयोग कि हम देखें कि प्रोग्रेस इन स्कोर्स अक्रॉस द इयर्स 2018 से 2019 से
कितनी बढ़ोतरी हुई है इन स्टेट्स में, इस चीज को हम ज्यादा अधिक फोकस करते हैं, क्योंकि अगर ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मतलब देयर इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और उसी को और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो मैं इसमें बताना चाहूंगी कि लास्ट ईयर 2019 में 10 स्टेट्स ही ऐसी थी जो फ्रंट रनर कैटेगरी में थी, जो आप ग्रीन देखते हैं। परंतु इस साल बड़ी अच्छी बात है, ये काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म कि 12 मोर स्टेट्स, यानी कि अब टोटल 22 स्टेट्स इस ग्रीन कैटेगरी में आ गई हैं। मैं इसमें जरूर नाम लेना चाहूंगी, इन्हीं में से कुछ जो ईस्ट में आती हैं: उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड सो ऑन एंड सो। ये सारी स्टेट्स ने ग्रेजुएट किया है, लेट मी से इम्प्रूव किया है, येलो कैटेगरी से मूव करके ग्रीन कैटेगरी। जो अब जो बात आती है फास्टेस्ट मूवर्स में, हम ये भी देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने और उन्होंने क्या करके ये जो एक बढ़ोतरी है इस बढ़ोतरी को हासिल किया है। तो 2018 में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत नीचे था, इट वाज सेकंड लास्ट एंड इट हैड अ स्कोर ऑफ 42 और समथिंग, बट इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस इन द फील्ड, प्रोग्रेस इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑन ऑल द एसडीजीज करके इसका यूपी का स्कोर 60 हो गया था इन 2019। Similarly, the ranks also improved. There's a huge jump. तो ऐसा नहीं है कि खाली स्टेट्स में क्योंकि वो बॉटम में है इसीलिए इनमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि ये क्योंकि नीचे हैं, स्कोर्स हैं, बट इसमें स्कोर्स में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और वी ऑल नो दैट देयर इज अ ट्रेडिशनल एक डेवलपमेंट का एक जर्नी है। तो उसमें कुछ स्टेट्स में पहले से ही हिस्टोरिकल रीजंस के कारण जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, सोशल डेवलपमेंट पे फोकस रहा है, बट इससे हमें हमारे इन स्टेट्स में, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ का स्कोर इस बार 61 है। सिमिलरली राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश ने भी एक एक रैंक इंप्रूव किया है, 60 है स्कोर। असम, झारखंड एंड बिहार, इनका स्कोर 57, 56 एंड 52 है। बट मैं इसमें फिर से यही फोकस करना चाहूंगी कि इन स्टेट्स में मूवमेंट 6, 7, 5, 6 स्कोर्स का अभी भी हो रहा है, जो एक जो बधाई के पात्र हैं। और हमें सब लोगों को मिलकर यही कोशिश करनी चाहिए कि इन स्टेट्स में ये जो इम्प्रूवमेंट है ये और अधिक हो, ये और तीव्र हो, ताकि ये सारे स्टेट्स को जो एक 2030 तक अचीवर कैटेगरी में जाना है, वो एक सही दिशा में जाए और सही ट्रेजेक्टरी में जाए। So this is largely what I wanted to say कि ईस्टर्न स्टेट्स में भी, इन स्टेट्स में जो फोकस खाली इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ना हो के सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में, और साथ साथ द एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, रिसोर्स एफिशिएंसी, इन सब दिशाओं में भी जब फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट होगा। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी कि हर स्टेट की ट्रैजेक्टरी बड़ी अलग होती है। इसमें सारे स्टेट्स को हम एक रीजन क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, बट टू से कि ये पूरा रीजन को हम एक ही ढांचे में डालें, ये नो वन साइज फिट्स ऑल वाली नहीं हो पाती है हमारे देश में, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी रिचनेस है। इसीलिए हमारा हमेशा ये फोकस करता है इन नीति आयोग कि हम हर स्टेट के साथ एंगेज करें, और खाली गोल का स्कोर नहीं, हर गोल में डीप डाइव करके जो उसके इंडिकेटर्स हैं, हर गोल के हमारे 10-12 इंडिकेटर्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें फोकस करके देखें कि कौन से इंडिकेटर्स पे स्टेट अच्छा नहीं कर रहा है, साथ साथ उन्हीं स्टेट्स में कौन कौन सी ऐसी प्रोग्राम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और साथ साथ उनके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स को हम किस तरह से और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विशन दास, जैसे अभी संयुक्ता ने कहा, सिटी इतनी है हमारे देश में और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारक है कहीं ना कहीं जब हम राज्यों के विकास की बात करते हैं। लेकिन जब हम चैलेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया देखते हैं, जब हम तेजी से विकसित होते भारत की कल्पना करते हैं, तब जाहिर तौर पर हमें हर भाग की जो भूमिका है उसको समझना होगा, और जब हर राज्य विकास करेगा तभी कहीं ना कहीं भारत कुल मिलाकर और तेजी से आगे बढ़ेगा। वो चाहे सामाजिक मुद्दे हो, आर्थिक मुद्दे हो, पर्यावरण से जुड़े इंडेक्स हो, तमाम मुद्दों पर सबको कहीं ना कहीं जो अपनी परफॉर्मेंस है लगातार सुधारनी होगी। लेकिन पूर्वी भाग की अगर बात करें, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर हम नीचे के 5 पायदानों की बात करें तो ज्यादातर जो पूर्वी भाग है उसके राज्य वहां हैं, और अब क्योंकि कोरोना का समय है, चुनौतियां और ज्यादा बड़ी हैं। ऐसे मसले पर आप क्या देखते हैं? क्या बड़े चैलेंजेस हैं, क्या बड़ी बाधाएं या समस्याएं हैं
जो उतनी तेज गति से ये राज्य आगे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं आपकी नजर? देखिए ऐसा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, अब जैसे जैसे संजय दत्ती ने जो बातें कही मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने बिल्कुल हर चीज सही कही, लेकिन जो कुछ चीजें हैं वो हमारी नजर से ओझल हो जाती हैं। मैं उसकी तरफ भी आपका दृष्टिकोण आपका बिल्कुल। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, अब देखिए जो गोल नंबर 2 है, नो हंगर, और वो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN, उसका भी ये टारगेट है, नो पर्सन शुड गो टू बेड विदाउट ब्रेड। ये उनका लक्ष्य है FAO का, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज। ऐसे ही मैं अध्यक्ष रहा हूं CACP का, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। पूरे गांव में कोई ऐसा गांव मैंने नहीं छोड़ा है जिसका मैंने भ्रमण नहीं किया और जहां पे एग्रीकल्चर होता हो सिग्निफिकेंट। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न है, चाहे साउथ है, चाहे कन्याकुमारी है, चाहे कश्मीर है, एक चीज ये है कि हमारे यहाँ, अब आप इस बात बता रहा हूं कि हमारे देश में अगर आप FCI के गोडाउन पे जाएं या नेफेड के, तो उनके भंडार इतने ज्यादा है, ओवरफ्लो हो रहा है, किसी मतलब अन्न की कमी नहीं है। दैट वो वन साइड में। दूसरी तरफ लोगों का न्यूट्रिशन लेवल कम है और अनीमिया से लोग ग्रस्त हैं, जो लैक्टेटेंट मदर है, एक्सपेक्टेंट मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और वो इसलिए है कि ये सब एक प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन की, और वो डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉब्लम है, दैट इज वन। सेकेंड, अगर आपका थर्मामीटर गलत है तो आपका टेम्परेचर चाहे ठीक भी हो, लेकिन वो थर्मामीटर वो गलत ही है, तो वो उसका आपको ठीक से टेम्परेचर बताएगा नहीं। ऐसे ही हमारे देश में अन्न की कोई कमी नहीं है, बल्कि ओवरफ्लो हो रहा है, अधिक है। वी हैव ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके पास 80 मिलियन टन खाद्यान्न है, लेकिन दूसरी तरफ गरीब भूखा मर रहा है। वो क्यों हो रहा है? एक तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ठीक से हो रहा है, दैट इज वन। ऐसा नहीं हमारे देश में कमी है। और दूसरा, वो जो भूखे मर रहे हैं उनके डेटा हमारे पास ठीक से नहीं है, और क्योंकि डेटा ठीक नहीं है इसलिए वो ठीक नहीं आता। क्योंकि ये मुझे बात डाइजेस्ट नहीं होती कि इतनी सारी चीजें पॉजिटिव है हमारे देश में, अन्न की चाहे फूड की, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारा अभी जो SDG नंबर 2 है, नो हंगर, उसमें हमने बहुत प्रोग्रेस नहीं की है। वो अपने आप में हमारे जो मानसिक को बड़ी यातना देता है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। एक तरफ तो इतना सारा हमारे किसान इतना अन्न पैदा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग भूखा मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेटा में, जो बड़े अपने अनुभव से बता रहा हूं, हमारे डेटा बहुत पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। और जो क्वालिटी के डेटा हैं, जो ये हमें बताए कि कितने लोग भूखे मरे, कितने लोग स्टंटिंग हो रहे हैं, कितने जो इन्होंने कहा संजीवता जी ने, एनीमिया से ग्रस्त हैं या जो भी है, वो हमारे डेटा में बहुत कमी है, उस पर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। भारत को लगता है कि, और डेटा क्वालिटी वाले कलेक्ट करने में बहुत महंगे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम बताएं, हम छोटे से कॉस्ट किसानों की कलेक्ट करने में करीब 60 करोड़ रुपए लग जाते हैं एक साल में। वो एक छोटा सा उसका रूप है। लेकिन अगर पूरे देश के आप भुखमरी के डेटा कलेक्ट करें, तो क्वालिटी डेटा कलेक्ट करने, उसमें हमने कभी ध्यान नहीं दिया बहुत ज्यादा। तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना है कि आप इतने वैसे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। वी आर लाइक, कहते हैं ना, पॉन्ड फुलिश और पेनी वाइज। तो उस तरह की हम सिचुएशन, हम इतने अथाह पैसे बाकी जगह इन्वेस्ट कर, लेकिन डेटा क्वालिटी कलेक्ट करने में हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दैट इज आल्सो ए रीजन। मैं ये नहीं कहता हूं एक यही रीजन है। तो ये, जहां तक नॉर्थ ईस्टर्न की बात आ रही है, वहां पे अगेन दिस प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये डेटा जो जिस बेसिस पे अभी SDG बनाए हैं, वो थोड़े पुराने हैं। हालांकि रिपोर्ट अभी की है, लेकिन वो थोड़े पुराने हैं। अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जो हमारी इस समय की जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न की, आसाम की ले लीजिए, चाहे सेंटर में, वो नॉर्थ ईस्टर्न पे काफी ध्यान दे रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा, और सिग्निफिकेंट मिलेगा।
मैं एज अर्थशास्त्री कह रहा हूं कि नाउ देयर विल बी, क्योंकि इनके डेटा थोड़े पुराने हैं और इसमें संयोजकता या नीति आयोग का कोई उसमें उनका कोई इट्स नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑन दैट, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि डेटा कलेक्शन में ध्यान नहीं दे रहे और वो थोड़े पुराने भी हैं। तो अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी, आई एम वेरी श्योर कि वो अच्छा दिखाएगा एंड दैट विल आल्सो इम्प्रूव। और एक फाइनल पॉइंट मेरी तरफ से, आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने ठीक से कहा कि एक तरफ तो जो हमारे, क्योंकि ये रैंकिंग है, कोई ना कोई तो बॉटम में आएगा, लेकिन हमें ये देखना चाहिए उन्होंने क्या प्रयत्न किया कि वो 50 से ऊपर तो आ गए। तो हर प्रदेश ने प्रयत्न किया है और वो हमारे विकास को थोड़ा प्रदर्शित करता है। एंड आई एम श्योर जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास 15 साल हैं, तो 5 साल पूरे हो गए, तो 1/3 समय हमारा खत्म हो गया। 2015 से 2030 तक ये हमें पूरे करने हैं, तो 1/3 हमारा समय हो गया है, लेकिन अभी 2/3 और भी है। कहते हैं मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है। बिल्कुल। तो ये 5 साल हमारे हो गए, और 5 या 6 साल कह लीजिए, और बाकी कुल 15 साल थे, तो 9-10 साल और बचे हैं। तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम और तेजी से तरक्की करेंगे। और आखिर में संयुक्ता, क्योंकि अब कार्यक्रम का समय थोड़ा कम बचा है, आपने बहुत डिटेल में जो तमाम बातें हमें बताई हैं, उसमें मैं थोड़ा चाहूंगी कि आगे जो अच्छी उम्मीद जता रहे हैं डॉक्टर बिशन दास भी, आपको क्या लग रहा है आगे परफॉर्मेंस को लेकर? और खासकर अगर मैं परफेक्ट 100 की बात करूं, नीचे से तो ऊपर आना ही है, एक परफेक्ट 100 के स्कोर की तरफ भी बढ़ता क्या आप राज्य को देख रही हैं? कुल मिलाकर आगे की दिशा आपकी नजर में क्या दिखाई दे रही है? प्रीति जी, इसमें जो हमारे ये पूरे एसडीजी इंडेक्स से जो हम पूरे एसडीजीज को एक पॉलिसी फोकस में लाते हैं, पूरे एक टेबल पे लाते हैं, जहां पे चीफ मिनिस्टर से लेके हमारे सभी सिटीजन्स तक इसमें एकजुट होके उनको पता चलता है कि कहाँ हमारी स्टेट की प्रोग्रेस है और हमें क्या क्या करने से और तीव्र गति से प्रोग्रेस होगा। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा डायरेक्शन सही है। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने इसका जिक्र किया, इसमें डेटा सिस्टम्स, इसमें स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, इसकी लिमिटेशंस तो सामने आती ही हैं, बट हमने ओवर द लास्ट 3 years ये भी देखा कि ये बड़ी स्ट्रेंथन हुई है। तो आई वुड डेफिनेटली वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड कि हमारा 80% जो डेटा सोर्स है आर सोर्स्ड फ्रॉम 2018-19 टू 2021। इसलिए हमारे डेटा सोर्सेस में कोई कमी नहीं है। इंडिया हैज अ वेरी रोबस्ट स्टैटिस्टिकल सिस्टम। हमारे डेटा सोर्सेस और पीरियोडिसिटी बहुत पुराने नहीं है। अगर आउट ऑफ 115 92 indicators are from 2019 onwards. I think this is a very optimistic and a very good sign. Rahi baat, in terms of how we are progressing towards the century number of 100. Definitely उसमें अभी भी ये आपको देखना होगा कि पैंडेमिक आने के कारण ये बड़ी चैलेंजेस आई हैं, और ये खाली इंडिया को नहीं फेस करनी पड़ी, पूरे ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस आई हैं। What is more important is कि जो हमें जो अचीवर वाला स्टेटस है, ये हमें 2030 तक अचीव करना है। और क्या हमारे पास इतने संसाधन है, क्या हमारी स्टेट्स में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में कैपेसिटीज इतनी है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटीज हो, चाहे वो टेक्निकल कैपेसिटीज हो, चाहे वो साइंटिफिक कैपेसिटीज हो। तो ये हमारी जो पूरी एक फोकस जाता है कि इस इंडेक्स के रिजल्ट्स को देखते हुए किस स्टेट में, किस जिले में क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट द डिस्ट्रिक्ट्स आर फेसिंग, इसको जो हम एड्रेस कर पाते हैं, चाहे वो कैपेसिटी हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक लर्निंग प्रत्येक पॉलिसी मेकर को मिलती है, प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक जिले में इस पूरे टूल से मिलती है। और इसी से हमें जो इन द पास्ट 3 years जो हमने देखा है, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, 59 से 60 हुआ, एक साल में 60 से 66 हुआ, तो डेफिनेटली हमने 3/4 जर्नी तो कंप्लीट कर ली है। हमारे पास अभी भी 9 साल हैं बाकी की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। एंड विद दिस कलेक्टिव पावर्स जो हमने अभी बिल्ड की है विद आवर स्टेट्स, विद CSOs, विद प्राइवेट सेक्टर्स, तो इट इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो कि जो 100 का फिगर है वो भी निश्चित रूप से इंडिया एज अ कंट्री पूर्ण रूप से प्राप्त कर भी लेगा, और समय से पहले प्राप्त करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया। संयुक्ता, आपका, डॉक्टर बिशन दास,
आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इन तमाम पहलुओं को बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को के लिए सामने रखने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन फिर भी इन चुनौतियों से पार पाते हुए जो विल पावर है, जो एक तरह से आगे बढ़ने का जो संकल्प है, वो सभी राज्य दिखाएं, और ना सिर्फ पूर्वी भारत बल्कि सभी राज्य हमें और आगे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे, और आपका इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं परफेक्शन की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।